हेलो विद्यार्थी मित्रों, 11th इकोनॉमिक्स का यह 7 चैप्टर आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारतीय अर्थतंत्र। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। भारत विश्व में सांस्कृतिक भव्यता वाला देश है। मतलब इसमें भारत की जो संस्कृति है वो कैसी है, बहुत विशाल है। यह उसकी विशेष लाक्षणिकता है। भारत विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र शासन प्रणाली वाला देश है, जिसमें विविध जाति, धर्म, भाषा एवं संस्कृति के साथ विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। भाई, हमारे राष्ट्र में विविधता में एकता हमें देखने को मिलती है। यहाँ अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। भारत देश का नाम महाभारत पुराण के आदि पर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर रखा गया। ये सभी को पता है कि भरत के नाम पर भारत हमारे राष्ट्र का नाम रखा गया। भारत देश कृषि, उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में सक्षम होने के कारण एक धनी देश था, जिससे भारत देश की प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की समृद्धि से आकर्षित होकर भारत पर कई आक्रमण हुए। तमाम धर्मपति मतलब तमाम धन संपत्ति लोगों ने क्या की, लूट ली। धीरे धीरे भारत की सत्ता भी हासिल कर ली। सन 1526 से 1858 अर्थात 16वीं सदी की शुरुआत से 19वीं सदी के मध्य तक मुगल साम्राज्य का शासन पूर्व अथवा आंशिक रूप से भारत देश पर चालू रहा। इसके अलावा भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए हुए फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज जैसे विदेशी लोगों में अंग्रेजों ने 1757 से 1947 तक भारत में अपना आधिपत्य कायम किया, जिसमें 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का समयकाल और 1828 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश शासनकाल का समयकाल के रूप में जाना जाता है। मतलब इन लोगों ने इतने समय में हमारे यहाँ क्या किया, शासन किया। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत देश पर 18वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के मध्य तक अपना साम्राज्य आंशिक या पूर्ण रूप से चलाया और अंत में 15 अगस्त 1947 के दिन भारत स्वतंत्र हुआ। आगे देखते हैं हम लोग प्राचीन भारत अर्थात हिंदुस्तान में विश्व की दो महान प्राचीन संस्कृतियाँ सिंधु घाटी की संस्कृति और आर्य संस्कृति का समन्वय था। यह देश विश्व के सबसे प्राचीन संस्कृतियों वाले देशों में से एक था। ऐसा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त संस्कृति के अवशेषों से सिद्ध होता है। प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि विश्व के देश आश्चर्यचकित हो जाए ऐसी थी, जिसके कारण विश्व में भारत प्राचीन काल से कृषि की विविधता एवं आधुनिकता वाला देश था। भारत के किसान साहसी और समृद्ध थे और भारत के उद्योग भी किसी दृष्टि से कम नहीं थे। एक समय भारत के उद्योगों का विश्व में डंका बजता था। भारत कपड़ा, पटसन उत्पादन एवं निर्यात क्षेत्र में आगे था, जबकि तीसरा पक्ष भारत का व्यापार विश्व में प्रसिद्ध हो चुका था। प्राचीन काल में विदेश जाने के लिए खूब असुविधा होने के बावजूद भी भारतीय व्यापारी जल मार्ग के द्वारा विश्व के अनेक देशों में भारत के काफ़ी मिर्च मसाले, तेजपत्ता, सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा, गर्म कपड़े आदि विक्रय करते और खूब मुद्रा कमाते थे। इस प्रकार अंततः ऐसा कहा जा सकता है
कि भारत कृषि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में विकसित था, जो कि आर्थिक संपन्नता का प्रतीक था। मतलब प्राचीन भारत कैसा था? समृद्ध था। किसकी वजह से? विदेश व्यापार सक्षम होने की वजह से। अभी देखते हैं इसमें रोजगार का ढांचा। प्राचीन भारत कृषि प्रधान देश था। इसके बावजूद प्राचीन भारत कृषि के अलावा उद्योगों की दृष्टि से समृद्ध था। भारत के अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर थी और देश मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थतंत्र पर आधारित था। दूसरा है कृषि। भारत की कृषि खूब वैविध्यपूर्ण और समृद्ध थी, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र स्वावलंबी थे। ग्रामीण आबादी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे कि अनाज, सब्जी, फल, कपड़ा, जूता, पशुपालन और कृषिजन्य वस्तुओं का उत्पादन करता था, जिसके कारण उसका जीवन अत्यंत सुखकारी था। तीसरा है उद्योग। इतिहास। टी राय चौधरी के मतानुसार 19वीं सदी से पूर्व भारत औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करने वाला अग्रसर देश था। भारत मुख्य रूप से सूती एवं मलमल कपड़े का निर्यात करता था। इसके अलावा कच्चा रेशम, गर्म कपड़े, शॉल, ताड़पत्री, मूर्तियाँ, नील इत्यादि का उत्पादन एवं निर्यात भारत के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है सेवा। लगभग 600 ईस्वी सन पूर्व प्राचीन भारत में विविध चिन्ह वाले सिक्के बनाए जाते थे। विशेषकर इस समय में विविध व्यापारिक गतिविधियां एवं शहरी विकास हेतु सीमा चिन्ह रूप कामकाज किया गया। राजकीय एकता, सामर्थ्य एवं सैन्य सुरक्षा के कारण कृषि उत्पादकता एवं व्यापार में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई। उदाहरण स्वरूप लोथल में पाई गई नगर व्यवस्था का सबूत। अगला है राष्ट्रीय आय। आर्थिक इतिहास। अंगुस मैडिस के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थतंत्र था। मौर्य राजा के समय काल में भारतीय अर्थतंत्र में अनेक महत्वपूर्ण और विकासलक्षी निर्णय लिए गए और ये एक ऐसा समय था जब संपूर्ण भारत किसी एक राजा के आधिपत्य में था। 16वीं सदी के मुगल शासन दौरान भारतीय अर्थतंत्र विश्व की कुल आय की 25% आय रखता था। 17वीं सदी के अंत तक मुगल शासन का विकास हुआ और दक्षिण एशिया का 90% शासन उनकी सत्ता के अधीन था, जिसके कारण एक समान कर एवं चुंगी लागू की गई। सन 1700 में औरंगजेब के शासनकाल में भारत की राष्ट्रीय आय 10 करोड़ पाउंड हो गई और उसके बाद विदेशी प्रजा का व्यापार के संदर्भ में भारत में व्यापार हुआ। इस प्रकार भारत के तमाम क्षेत्रों में स्वर्ण काल के लक्षण दिखाई देते थे। नेक्स्ट है टॉपिक स्वतंत्रता पूर्वक भारतीय अर्थतंत्र। अंग्रेज जब भारत में आए तब भारतीय उद्योग, कृषि एवं व्यापार उन्नत अवस्था में थे। भारत का नाम विश्व विख्यात था। भारत के सूती कपड़े, मलमल का कपड़ा, पीतल तांबे के बर्तन, गर्म कपड़े, काली मिर्च, मसाले, तेजपत्ता, लोहे के औजार आदि की विश्व के बाज़ारों में डिमांड थी। भारत का ग्रामीण क्षेत्र सुखी और संपन्न था के साथ स्वावलंबी था। गृह उद्योग एवं छोटे पैमाने के उद्योगों का व्यवस्थित विकास हुआ था। भारत के व्यापार में निर्यात की प्रधानता थी, मतलब कि भारत में निर्यात अधिक पैमाने पर होता था। वैसे तो यह भारत का एक स्वर्ण काल था, मतलब कि अच्छा समय था, जिसके कारण विदेशी प्रजा का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा और पहली बार व्यापार के अर्थ में उनका भारत में आगमन हुआ। उस समय कौन सा समय था? स्वर्ण काल था, मतलब भारत के लिए अच्छा समय था, इसलिए सभी विदेशियों क्या हो गए, इसके प्रति आकर्षित हो गए और उसके बाद विदेशियों ने अपना आगमन शुरू किया। भारत में आई विदेशी प्रजा में फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली एवं अंग्रेज थे। जो लोग आए थे वह इस प्रजाति के थे।
शुरुआत में उन्होंने सिर्फ बाजार पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। फिर कुछ समय बीतने पर विदेशी प्रजाओं के बीच घर्षण बढ़ा और उसकी वजह से अपनी ताकत का प्रदर्शन करने हेतु सेना का उपयोग होने लगा, जिसमें सिर्फ अंग्रेजी सेना अधिक शक्ति और आग्रही होने से एवं उन्हें इंग्लैंड का राजनीतिक समर्थन प्राप्त होने से धीरे धीरे उन्होंने भारत में सत्ता हासिल करने की तरफ प्रयास किया और इस प्रकार वर्ष 1757 से 1947 तक भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन रहना पड़ा। ब्रिटिश शासन दौरान भारत को कम प्रमाण में अच्छे परिणाम और अधिक प्रमाण में खराब परिणाम का सामना करना पड़ा, जो कि इस प्रकार है। जैसे रेलवे, ब्रिटिश शासन दौरान भारत को प्राप्त रेलवे लाभदायक व्यवस्था बनी। भारत के परिवहन को तेज और मजबूत बनाने में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 के दिन बोरीबंदर, मुंबई ठाणे का प्रथम कट द्वारा शुरुआत हुई, जो कि 1947 तक 53,000 किलोमीटर लंबाई वाला रेल मार्ग और 68 लाख यात्रियों को लाभ देने वाली निजी संस्था थी। सेकंड है सड़क परिवहन। अंग्रेजों के शासनकाल दौरान 1855 में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना हुई। भारत में सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन ने ली। 19वीं सदी के अंत तक कुल 2,78,420 किलोमीटर सड़कें थी, जो बढ़ाकर 1943 तक 4,47,105 किलोमीटर हो गई, जिसमें 32% पक्की सड़कें और 68% कच्ची सड़कें शामिल थी। नेक्स्ट टॉपिक है बैंक। मतलब सन 1770 में निजी क्षेत्र में बैंक की शुरुआत हुई। 1946 तक जिनकी संख्या बढ़कर 700 से भी अधिक हो गई। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि RBI की स्थापना उल्लेखनीय रही। अगला है सामाजिक ढांचा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अन्य उल्लेखनीय कार्यों में दूध पीती रिवाज का उन्मूलन करना, लुटेरों का नाश करना एवं सती प्रथा रिवाज को रोकने में भारतीयों द्वारा किया गया सहकार उल्लेखनीय माना जाता है। फिर है कृषि। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय किसानों के पास से ऊंची दर से जमीन महसूल, जमींदारी प्रथा को प्रोत्साहन, जोत हक को सुरक्षा न प्रदान करना इत्यादि द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, जिससे भारतीय किसान गरीब हो गए और कुछ तो कृषक मजदूर बन गए। इसके अतिरिक्त कृषि का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना, जिसकी वजह से किसानों को खूब नुकसान हुआ। अंततः ब्रिटिश शासनकाल में कृषि एवं किसान कंगाल हो गए। इसके उपरांत ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के बाद कपड़े के उद्योग में नील का उपयोग बढ़ गया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने नील के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हो ऐसा प्रयास किया, परंतु नील का उत्पादन करने वाले किसानों को बुआई हेतु ऋण नहीं दिया जाता था और यदि फसल नष्ट हो जाए तो ऋण का भुगतान न कर पाने के कारण कृषक कर्जदार हो गए। इस प्रकार किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई। फिर है महसूल की दर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विविध राजाओं के पास से महसूल वसूल करने की सत्ता प्राप्त की एवं भारत में जमीन मालिकों के पास से ऊंची दर से महसूल वसूल करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया, जो जमींदारों के पास था। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों की कृषि की आय का आधा हिस्सा जितना ऊंची दर से महसूल वसूल करने की नीति बनाई गई। इसके उपरांत महसूल वसूल करने में ब्रिटिश सरकार जुल्मी थी। वह कृषकों को दंडित करती, संपत्ति जब्त कर लेती अथवा जुताई के लिए दी गई जमीन को वापस ले लेती। इस प्रकार ऐसे मनस्वी निर्णयों से भारतीय कृषि को अत्यधिक नुकसान पहुंचा। अगला है कर की ऊंची दरें। ब्रिटिश शासन दौरान कर की आय के संबंध में
दादा भाई नौरोजी की गणना के अनुसार 1876 में ऊंची आय वाले ब्रिटेन की में कर द्वारा राष्ट्रीय आय का 8% जितना हिस्सा दिया जाता था, जबकि ब्रिटिश सरकार भारत में नीचे आय वालों के पास से 15% जितनी आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा कर के रूप में वसूल करती थी। उदाहरण स्वरूप नमक पर लगाया गया कर भारत में नमक समुद्री किनारे रण प्रदेश में आसानी से प्राप्त होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड से जहाज़ों द्वारा नमक भारत लाती थी और भारत में बेचती थी, जबकि भारत में प्राप्त होने वाले नमक पर ऊंची दर से कर लिया जाता था, जिससे ब्रिटिश शासन को कर द्वारा आय प्राप्त होती और दूसरी तरफ भारतीय नमक महंगा होने से उसका विक्रय कम होता तो ब्रिटेन को उसका लाभ प्राप्त होता। इसलिए गांधी जी ने दांडी कूच करके सविनय नमक का सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट है चुंगी की विविध दरें। आयात एवं निर्यात होने वाली वस्तुओं पर जो कर लिया जाता है उसे चुंगी या जकात कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह के पास से 1716 में मंजूरी प्राप्त करके पूरे प्रदेश में चुंगी में माफ़ी प्राप्त कर ली। इसके विपरीत भारतीय व्यापारियों को विविध प्रदेशों में चुंगी भरनी पड़ती थी, जैसे कि भारत में सूती कपड़े के निर्यात पर 15% चुंगी और ब्रिटेन से आने वाले कपड़े पर सिर्फ 2.5% चुंगी भरनी पड़ती थी। इस भेदभाव युक्त जकात नीति से भारत के सूती कपड़े के उद्योग को बर्बाद किया। इस प्रकार की नीति से समस्त भारतीय उद्योगों की अवनति हुई। उन्होंने क्या किया कि जो भी वस्तुएं भारत से निर्यात होगी उसके ऊपर कर अधिक चुकाना पड़ेगा और जो आयात किया जाएगा उस पर कम कर चुकाना पड़ेगा। इस प्रकार से विदेशों ने खूब कमाया। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति। ब्रिटेन में सन 1750 से 1830 तक समय अवधि में औद्योगिक क्रांति हुई। उस समय काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने भारत में सत्ता स्थापित करने की शुरुआत कर दी थी, जबकि सन 1858 तक देश का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत आ गया था, जिसके कारण ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले भारतीय क्षेत्रों में ब्रिटेन की उत्पादित वस्तुओं को अधिक से अधिक बेचने की नीति अपनाई गई, जिससे भारतीय उद्योग साहसिक निरुत्साही बने और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो गए, जिसके कारण भारतीय उद्योग नष्ट हुए और उसकी वजह से श्रमिकों की बेकारी बढ़ गई, जिससे वे सिर्फ खेती की तरफ मुड़े और खेती पर ही श्रमिकों का बोझ बढ़ गया। नेक्स्ट है आर्थिक शोषण। ब्रिटिश अर्थतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार की व्यूह रचना अपनाई जिससे सिर्फ ब्रिटिश अर्थतंत्र को लाभ हो। उन्होंने ऐसी विशेष व्यापारिक नीतियां अपनाई जिसके द्वारा भारतीय साधनों का अधिकतम उपयोग करके ब्रिटेन के उद्योगों का विकास हो। इसके उपरांत उनकी कृषि नीति और औद्योगिक नीति भी ब्रिटेन में विकास हेतु प्रोत्साहक रूप थी, जिसमें भारत के कारण ब्रिटिश उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल मिलता रहे। इस उद्देश्य से भारतीय कृषि का व्यापारीकरण किया गया, जिससे ब्रिटिश अर्थतंत्र के अनुकूल वस्तुएं एवं सेवाएं मिलती रहे। नेक्स्ट है हस्तकला कारीगरों का शोषण। विविध हस्तकला वस्तुओं का विक्रय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक आय प्राप्त करने की इच्छा रखती थी, जिससे उसे आंतरिक व्यापार में एकाधिकार का लाभ लेकर हस्तकला के कारीगरों के पास से बाजार कीमत की तुलना में 15 से 40% कम कीमत पर वस्तुएं खरीदती थी। अगर कारीगर अपनी वस्तुओं को नीची कीमत पर देने से आनाकानी करते तो उन पर अंग्रेजों द्वारा शारीरिक जुल्म किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है पूंजी निवेश का प्रवाह। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत एवं ब्रिटेन की जिस पूंजी का निवेश किया गया
उसकी दिशा ब्रिटेन तरफी एवं भारत विरोधी रखी गई, अर्थात इस पूंजी निवेश से भारत पर अंग्रेजों का साम्राज्य कायम रहे और ब्रिटिश अर्थतंत्र को उसका पूरा लाभ प्राप्त हो, ऐसा प्रयोजन किया गया। जैसे सड़क और रेलवे पर बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया गया। इस पूंजी निवेश के पीछे मुख्य मकसद ब्रिटेन से कच्चे माल के आयात को बढ़ावा देना, भारत में तैयार वस्तु की निर्यात को एवं लश्करी आवागमन को अनुकूल रहे, इस प्रकार से सड़कें एवं रेल मार्ग तैयार करना था। तदुपरांत रेलवे के लिए अच्छे विशेषज्ञ एवं अधिकारियों को ब्रिटेन से ऊंची दर पर भारत लाया गया। ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के पीछे किया गया पूंजी निवेश का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को अच्छे क्लर्क प्राप्त होते रहे, इसको ध्यान में रखकर उसी प्रकार की शिक्षा देने के लिए पूंजी निवेश किया गया और इस तमाम पूंजी निवेश खर्च की ऊंची ब्याज की दर पर इंग्लैंड से पूंजी लाकर और उसका समग्र बोझ भारत पर लाद दिया गया। अगला है विविध होम चार्ज का बोझ। भारत को ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासन का चार्ज भी चुकाना पड़ता था, जिसे होम चार्जेस के रूप में जाना जाता था। भारत को ब्रिटिश लोगों को ऐसे कई प्रकार के भुगतान करने पड़ते थे, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन तथा पेंशन भत्ता, सेना का खर्च, कर्ज पर ब्याज का भुगतान इत्यादि का समावेश होता था। इसके आधार पर बनाया गया बजट ब्रिटेन में प्रस्तुत हुआ। सन 1924 से 25 के वर्ष में 300 लाख पाउंड जैसी भारी रकम चुकानी पड़ी थी, जो कि सन 1945 में बढ़कर 1350 लाख पाउंड हो गई। ऐसे विशेष भुगतानों की वजह से भारत गरीब और भारत के कारण इंग्लैंड धनी बनता गया। अंत में 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए, तब भारत में कृषि उद्योग एवं व्यापार कंगाली की स्थिति पर पहुंच गया था। लगभग 150 वर्ष की समय अवधि में देश की प्रति व्यक्ति आय घटने लगी थी और भारतीय अर्थतंत्र, जो कि इंग्लैंड की तुलना में समृद्ध था, वह ब्रिटिश शासन के शोषण के कारण इंग्लैंड की तुलना में गरीब हो गया। इस प्रकार से भारत पर अंग्रेजों ने हुकूमत चलाई और कई प्रकार की नीतियां अपनाई। तो अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र। आज़ादी के बाद भारत का अर्थतंत्र विकास के पथ पर अग्रसर रहा, जो कि कुछ इस प्रकार लक्षणों को स्पष्ट करता है। प्रति व्यक्ति आय। भारत की प्रति व्यक्ति आय मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2013 में $5,150 थी, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय $11,477, श्रीलंका की $9,250, अमेरिका की $52,308 और नॉर्वे की $63,909 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम थी, जो कि विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय से 7 से 10 गुना कम थी और वह पिछड़े देशों की तुलना में विशेष वृद्धि सूचित नहीं करती। देखिए, यह प्रति व्यक्ति आय की तुलना समक्रय शक्ति के मापदंड के अनुसार आपको दी गई है। फिर पिछले वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय में जो परिवर्तन हुआ है वह आपको दिया गया है। अब हम देखते हैं कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये सभी को पता है। आज़ादी के समय भारत की लगभग 72% आबादी और 2001 से 2002 में 58%, 2001 में 56.7% आबादी को कृषि क्षेत्र में से रोजगार प्राप्त होता था, जिसका प्रमाण घटकर 2013-14 में लगभग 49% जितना रहा। इस प्रकार उत्तरोत्तर भारत में कृषि क्षेत्र का महत्व घटता गया। 1950 से 51 में कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान
55% था, यह 13-14 में घटकर सिर्फ 14% जितना ही रह गया। 1980-81 में 38% एवं 2001-2002 में सिर्फ 22.3% था। नेक्स्ट है उद्योग। वर्ष 1951 में भारत में उद्योग 10.6% लोगों को रोजगार प्रदान करते थे। यह प्रमाण बढ़कर 2001 में 18.2% हो गया एवं सन 2011-12 में उद्योग क्षेत्र में रोजगार का प्रमाण 24.3% हो गया। इतना ही नहीं, सन 1950-51 में उद्योग क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में 16.6% योगदान था। वह बढ़कर सन 2013-14 में 26% हो गया। इसके उपरांत औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान समय में 2/3 भाग निर्यात द्वारा आय प्राप्त होती है। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र की तरफ भारत का झुकाव बढ़ा है, परंतु वास्तव में भारत एक औद्योगिक देश नहीं बन सका, जबकि राष्ट्रीय आय में उद्योग का योगदान 1950 से 51 में 15%, 80 से 81 में 24% और 2000 से 2001 में 27.3% और 13-14 में 26.2% रहा। नेक्स्ट देखते हैं सेवा क्षेत्र। सन 1951 में भारत के सेवा क्षेत्र का कुल रोजगार में योगदान 17.3% था, जो कि वर्ष 2001 में 25.2% एवं वर्ष 11-12 में बढ़कर 27% हो गया। वर्ष 50 से 51 में भारत का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय में 30.3% योगदान करता था, जो कि बढ़कर 80-81 में 38% एवं 2000 से 2001 में 50.4% और यह प्रमाण बढ़कर 14-15 में 52.7% हो गया। वैसे भारत में सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है और राष्ट्रीय आय में वह शीर्षस्थ है। संख्या। वर्ष 1901 में भारत की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 51 में 36.1 करोड़ और उसके बाद तीव्र गति से बढ़कर 2001 में 102.7 करोड़ हो गई। अंतिम जनगणना 11 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.2 करोड़ थी, जो यह दर्शाती है कि भारत की आज़ादी के बाद जनसंख्या खूब तेजी से बढ़ी है। लगभग 1.5% की दर से जनसंख्या वृद्धि हुई। भारत में जनसंख्या का विस्फोटक रूप से बढ़ना एक चिंताजनक विषय है। फिर है गरीबी। वैसे तो गरीबी का प्रमाण घटता है, परंतु इसके बाद भी भारत की दारुण गरीबी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है बेकारी। भारत ढांचागत बेकारी वाला देश है। भारत में 1951 में 33 लाख लोग बेकार थे। नेशनल सैंपल सर्वे के अंदाज के अनुसार वर्ष 1999-2000 में भारत के 7.31% लोग बेकार थे। यह प्रमाण वर्ष 14-15 में बढ़कर 2004-05 में बढ़कर 8.2% हुआ और वर्ष 2009-10 में बेकारी का प्रमाण घटकर 6.6% हो गया। यह प्रमाण 11-12 में फिर से घटकर 5.6 तक नीचे आया, परंतु भारत की ग्रामीण बेकारी में प्रच्छन्न बेकारी का प्रमाण अधिक है। यह बेकारी छिपी बेरोजगारी होने की वजह से इसको मापा नहीं जा सकता, इसलिए भारत बेकारी की ऊंची प्रमाण वाला देश है। नेक्स्ट है मानव विकास। भारतीय लोगों का जीवन स्तर विश्व के विकसित देशों की तुलना में खूब नीचा है। मानव विकास आंक जिसकी रचना संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब कि यूएनओ करता है, जिसमें औसत आयु, शिक्षा एवं जीवन स्तर के मापदंड के अनुसार मानव विकास आंक तैयार किया जाता है। इस मानव विकास आंक को प्रस्तुत करने वाले विवरण को मानव विकास वितरण कहते हैं। वर्ष 2000 के मानव विकास अहवाल के अनुसार भारत का मानव विकास आंक
0.463 था, जो कि सन 2010 में बढ़कर 0.547 एवं 12 में 0.554 और 13 में 0.586 अंक के साथ भारत विश्व के 187 देशों में 136वें क्रम पर था। अब हम देखते हैं विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के क्या लक्षण हैं। तो आर्थिक वृद्धि। भारतीय अर्थतंत्र में वर्ष 1970 के बाद आर्थिक वृद्धि में तेजी गति से वृद्धि हुई है। उसमें भी खासकर 1990 और 91 के आर्थिक नीति में परिवर्तन के बाद आर्थिक वृद्धि दर 6.8% वार्षिक स्तर पर बढ़ी है, जबकि भारत देश की आर्थिक वृद्धि दर 1950 से 51 में 90 से 91 के दौरान सिर्फ 3.5 तक यह वार्षिक स्तर पर बढ़ती थी। वर्ष 2012-13 के बाद 14-15 में आर्थिक वृद्धि दर फिर मंद पड़ी और यह वार्षिक स्तर पर 5% से भी कम दर पर वृद्धि हुई है, जबकि भारतीय अर्थतंत्र फिर से ऊंची वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ेगा और तेजी से अनुकूल परिणाम आएंगे। विश्व ऐसी आशा हमेशा रखता है। भारत के साधन भावों तक शुद्ध राष्ट्रीय आय स्थिर भावों पर गिनने से वर्ष 1950-51 में 2,69,724 करोड़ थी, जो बढ़कर 2013-14 में 87,51,834 करोड़ हो गई। इस प्रकार 63 वर्ष के समय काल में शुद्ध राष्ट्रीय आय में 18 गुना वृद्धि हुई। फिर राष्ट्रीय आय में विविध क्षेत्रों का योगदान। तो कृषि क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इनका योगदान कुछ इस प्रकार हम देखते हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि की माप से संबंधित एक महत्वपूर्ण मापदंड कृषि क्षेत्र का योगदान है, जो कि राष्ट्रीय आय की दी गई जानकारी से स्पष्ट होता है। लगभग 63 वर्ष के अनुभव से यह साबित होता है कि राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा सतत घटता रहा है, जबकि उद्योग एवं सेवा का हिस्सा निरंतर बढ़ता रहा। वर्तमान में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक हिस्सा सेवा क्षेत्र का है। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 52.7% था, जो कि प्रथम क्रम पर है। यह आपको इसमें दिखाई देगा। फिर है प्रति व्यक्ति आय। भारत में वर्ष 50-51 में स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय 7,114 रुपये थी, जो वर्ष 13-14 में बढ़कर 39,904 रुपये हो गई। इस प्रकार 63 वर्ष के समय काल में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 4.5 गुना वृद्धि हुई, जिसमें वर्ष 1950-51 से वर्ष 1990-91 तक के समय में ध्यान केंद्रित करने पर प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक 1.6% की दर से वृद्धि हुई, जबकि सन 1990-91 के बाद लगभग 5.5% की दर से वार्षिक वृद्धि हुई, जो कि स्पष्ट करता है कि आर्थिक सुधार के प्रभाव की वजह से वृद्धि की दर में तेजी आई है। नेक्स्ट है रोजगार के क्षेत्र। भारत में रोजगार हेतु मुख्य रूप से 3 क्षेत्र निम्नलिखित हैं: प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में कृषि और कृषि से संलग्न प्रवृत्तियां जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, जंगल इत्यादि का समावेश होता है। औद्योगिक क्षेत्र में तमाम औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्तियों का समावेश होता है, जैसे छोटे बड़े उद्योग, निर्माण उद्योग, जहाजी उद्योग इत्यादि। सेवा क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग इत्यादि अन्य सेवाओं का समावेश इसके अंतर्गत होता है। भारत में वर्ष 1951 से 51 में प्राथमिक क्षेत्र 72.1%, औद्योगिक क्षेत्र 10.6% एवं सेवा क्षेत्र 17.3%
रोजगार के अवसर सृजित करते थे। सन 1991 में प्राथमिक क्षेत्र 66.9%, औद्योगिक क्षेत्र 12.7% और सेवा क्षेत्र 20.4% रोजगार के अवसर सृजित हुए, जबकि वर्ष 2001 में प्राथमिक क्षेत्र 56.7, औद्योगिक क्षेत्र 18.2 और सेवा क्षेत्र 25.2 रोजगार के अवसर सृजित हुए। इस प्रकार सन 11-12 में प्राथमिक क्षेत्र 48.9, औद्योगिक क्षेत्र 24.3% और सेवा क्षेत्र 26.9% रोजगार के अवसरों का सृजन करता था, जो स्वयं स्पष्ट करता है कि 1951 से 2011-12 की समय अवधि में लोग रोजगार के उद्देश्य से प्राथमिक क्षेत्र में से औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की तरफ झुके हैं। नेक्स्ट है आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि। देश की आर्थिक वृद्धि की दर आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करती है, जिसमें बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, परिवहन, सिंचाई की सुविधा इत्यादि अग्रिम है। भारत में आधारभूत सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित वृद्धि देखने को मिलती है। सिंचाई की सुविधा। सबसे पहले सिंचाई की सुविधा। सन 1950-51 में 22.6 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई की सुविधा थी, जो कि सन 2012-13 में बढ़कर 63 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर हो गई। इस प्रकार बुआई की जाने वाली 45% ज़मीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई। नेक्स्ट है शिक्षा की सुविधा। भारत में आज़ादी के समय 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 35,000 कॉलेज और 719 विश्वविद्यालय हो गए। भारत में साक्षरता की दर, जो कि 1951 में 18.33% थी, वह सन 2011 में 73% तक बढ़ी है। फिर अगली सुविधा है बिजली की सुविधा। भारत में विद्युत उत्पादन में भी उल्लेखनीय सिद्धि हासिल की गई। सन 1950 से 51 में 2300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, बढ़कर वह कितना हुआ 2,43,000 मेगावाट उत्पादन हो गया। फिर है सड़क की सुविधा। भारत विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क रखने वाला देशों में से एक देश है, जो कि अंदाजित 48.6 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें भारत में मौजूद है। फिर नेक्स्ट सुविधा है रेलवे की सुविधा। भारतीय रेलवे विश्व में चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारत में लगभग 65,000 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग है। वर्तमान समय में भारत विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए अप्रैल 2014 के विवरण के अनुसार समक्रय शक्ति के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे क्रम पर है, जो कि विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम ICP 2011 के राउंड में अमेरिका और चीन के बाद भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था जापान की अर्थव्यवस्था से आगे निकल चुकी है। जापान चौथे क्रम पर है, जो कि पहले तीसरे क्रम पर था। तब भारतीय अर्थव्यवस्था 2005 के सर्वेक्षण में 10वें क्रम पर थी। आज भारत ने विश्व के देशों की तुलना में अद्भुत विकास किया है। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार ध्यान से सुनना है। थैंक यू।